के लिए कि बीपीएससी में जो भी करंट अफेयर्स पूछे जाने की संभावना है, हमने आपसे पहले ही चर्चा कर रखा है जनवरी के मंथ से। पिछला पहला जो 2 क्लास लिए था आपको बताया गया था कि दिसंबर से हम लोगों ने लेने का प्रयास किया था, ठीक है। अब जनवरी के मंथ से हम लोग प्रयास किए, ठीक है। देखिए बीपीएससी का जो स्तर है, अब प्रत्येक विषय में आपका करंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस से संबंधित प्रश्न हो, सभी में इसका स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया पिछले वर्ष के क्वेश्चन की तुलना में, ठीक है। अब ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप भी अपने तैयारी का जो स्तर है उसको लगातार इंक्रीज करते चले, तभी आप बीपीएससी के लय से अपना लय मिला पाएंगे और सफल हो पाएंगे, ठीक ना। तो करंट अफेयर्स जो एक बड़ा दायरा रखता है, आपको पता है बड़ा दायरा रखता है। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी चीजें आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि ये भी महत्वपूर्ण है, और निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होता ही है। वो किसी न किसी एग्जाम में आता है जो आपको लग रहा है कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं तो आपको समझ में आता है। प्रीवियस ईयर का जब भी आप क्वेश्चन देखिएगा विभिन्न एग्जामों का, तो आपको लगेगा कि हाँ ये प्रश्न को हमको जानना चाहिए था, तो उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अभी हम लोग का आपके साथ ये प्रयास है, मेरा ये प्रयास है कि आप करंट अफेयर्स पीटी के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी और आने वाले सभी एग्जाम के लिए भी आपका करंट अफेयर्स में एक जो धारणा है, जो आपका कंसेप्ट है वो अच्छा बनता चले, समझते आप चलिए कि क्या पढ़ना होता है और कैसे पढ़ना होता है। इसका लाभ ये मिलेगा कि आगे भी जब भी आप तैयारी करेंगे तब भी आपको समझने में भी सुविधा होगी और एग्जाम में आप करंट अफेयर्स के प्रश्न को सरलता से हल भी कर पाएंगे, ठीक है। देखिए आज हम लोग राज्य व्यवस्था में चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले राज्य व्यवस्था में हम लोग देखेंगे अभी एक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है। ये कब का है? तो 1951 का, ठीक है। ये जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, ठीक है, अभी वर्तमान में चर्चा में आया कुछ दिनों पहले, ठीक है। इस चर्चा में आने के क्या कारण रहे हैं, तो इसकी जो धारा है, आप देखिए फिर से 51 की धारा 62, इसकी धारा 62 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 62 जो अधिनियम 1951 का, इसका धारा 62 क्या बताता है? यही है मतदान के अधिकार से संबंधित धारा है। ये कौन सा धारा है? ये मतदान के अधिकार से संबंधित धारा है और उन परिस्थितियों का उल्लेख करता है, ठीक है। इसमें मतदान के अधिकार किसको प्राप्त होगा लिखा हुआ है, और वैसी परिस्थितियों का उल्लेख है जब आपकी अयोग्यताएं होंगी, मतलब वैसी परिस्थितियां जिसमें आप मतदान के योग्य नहीं होंगे। ये कहां पर है? 62 में है, जिसके आधार पर आपको वंचित किया जा सकता है, ठीक है। तो आसान सा पहला प्रश्न हो गया आपकी धारा 72, धारा 62 किससे संबंधित है? तो बिल्कुल आसान सा जवाब उसी तरह सा कि मतदान अधिकार से संबंधित है, ठीक है। अब इसी का 62 हमने आपसे क्या कहा, ये मतदान अधिकार किसको मिलेगा और कब कौन वंचित होगा, ये भी इसी में है। तो ये कहां पर है? ये 62 के 2 में, 62 धारा के 2 में लिखा गया है, ठीक है, कि 1950 की जो धारा है उसमें 16 में निर्दिष्ट जो भी अयोग्यता है वो किसी भी अयोग्यता के अधीन होगा तो मतदान से वंचित होगा। ये 62 मेरा बोलता है, ठीक है। इसमें आगे 62(5) एक धारा, इसका फिर देखेंगे 62(5), ये क्या बताता है? तो 62(5) 62(5) जो है ये बताता है कि कोई व्यक्ति किसी चुनाव में मतदान के योग्य नहीं होगा यदि वह कारावास में है या निर्वासन के दंडादेश के अधीन है। अभी 62(5) बताता है कि कोई व्यक्ति अगर जेल में है, ठीक है, या निर्वासन का दंड मिला हुआ है तो क्या होगा? इसको अधिकार प्राप्त नहीं होगा, किस चीज का? वोटिंग राइट इसको नहीं होगा किसी भी चुनाव में। क्लियर है? अब चर्चा में क्यों, करंट अफेयर्स में हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए एक तो पॉलिटी में भी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स में चर्चा में रहे या ना रहे। क्लियर है? ये प्रश्न आपसे वहां भी आ सकता है। अब करंट अफेयर्स में आने के कारण ये हो गया इसका कि अभी इस 62(5) जो है, 62(5) जो है, इसको चुनौती दिया गया है, ठीक है। इसको कोर्ट में लोगों ने चुनौती दिया है 62(5) को कि भाई अब जेल में और निर्वासन में जो लोग हैं उसको आप बोलते हैं कि मताधिकार नहीं होगा, ठीक है।
अब इनका है चुनौती का आधार ये है कि जेल में बहुत सारे विचाराधीन कैदी भी हैं। कैदी जेल में कितना तरह के होते हैं? दो तरह के हो सकते हैं सामान्य रूप से। कैसे हो सकते हैं? एक विचाराधीन कैदी, एक सजा याफ्ता। सजा जिसको प्राप्त हो गया, सजा याफ्ता जिसको हम लोग बोलते हैं, दोषी जो हो गए, ठीक है, दोष सिद्ध कैदी, दोनों होगा ना। तो ठीक है, इनका ही कहना है कि जिनको दोष, जिनका प्रूफ हो गया, सजा मिल गया, उसकी तो बात हम छोड़ भी दे। अब जो विचाराधीन कैदी हैं, पता चलेगा कि 2 साल बाद वो निर्दोष साबित होकर निकल गए, ठीक है, लेकिन इस बीच में जो चुनाव हुआ उसको तो मताधिकार भी नहीं मिला, ठीक है, गलती भी नहीं किया, आप तो उसको छोड़ दिए, लेकिन मताधिकार भी उसका चला गया। इसलिए विशेष रूप से चैलेंज किया गया है कि विचाराधीन कैदी को वोटिंग का राइट मिले, ठीक है। जब निर्णय आएगा तो हम लोग इसको जानेंगे क्या हुआ। अभी ये चैलेंज किया गया है कोर्ट में, इसलिए चर्चा में आया, ठीक है। चर्चा में आया तो हम जान गए कहां पे कि 62(5)। अब आपसे सिंपल से पूछेगा कि किसी कैदी को मताधिकार से वंचित करता है कौन अधिनियम? तो 62(5) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5). क्लियर है? ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। आपसे सामान्य सा भी क्वेश्चन होगा, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जेल से हम लोग तो किसी को वोटिंग के लिए नहीं बुलाते, बुलाते हैं कभी? नहीं बुलाते। इतना लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव होता है, जो लोग जेल में होते हैं, तभी इसकी अनुमति हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन इसको चैलेंज किया गया है, ठीक है। अब जब चैलेंज किया गया, इतनी चीजें चर्चा में है, तो फिर से एक चीज ध्यान में रखेंगे। अभी जो विचाराधीन कैदी है, ठीक है, वो किस राज्य में सबसे अधिक है? अगर ये भी पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि इसी पे इशू है। तो सबसे अधिक विचाराधीन कैदी कहाँ है? तो यूपी में। जितने विचाराधीन कैदी हैं, इसमें सर्वाधिक हिस्सा यूपी का है, तब बिहार में और फिर महाराष्ट्र में। यूपी के बाद बिहार, इसके बाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। कैदियों के दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो जेल में जितने बंद कैदी हैं, एक जनरल आपके पास कंसेप्ट दिमाग में रहना चाहिए कि जेल में जितने बंद कैदी, जितने भी कैदी अभी हैं, उसमें 77% कैदी ऐसे हैं जो विचाराधीन है। कितने कैदी ऐसे हैं? 77% कैदी इसी तरह विचाराधीन पड़े हुए हैं, ठीक है। अब समझ गया कि और मात्र 22.2% कैदी हैं जिनको अभी तक सजा हुआ है, ठीक ना। तो बड़ा हिस्सा किसका है? विचाराधीन कैदी का ही है, ठीक है। तो कम से कम कैंडिडेट अफेयर्स के लिए अभी इतना जाने, और इससे आप समझ गए कि मुख्य परीक्षा में भी इस तरह का एक टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जब मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा तो हम लोग वहां भी देखेंगे। इसलिए अभी इतना भी आपके कंसेप्ट जाने हैं कि इस तरह के विवाद चल रहा है, हमारे देश में नहीं है, ठीक है। अब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सब मुख्य परीक्षा वाले क्लास में हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, इसको यहाँ तक आप लोग ध्यान में भी रखने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। कि 62 जो है 1951 का अधिनियम है, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। इसका 62 मताधिकार से संबंधित है। 62 का 2 बताता है कि कौन सी अयोग्यताएं ऐसी होंगी जिसके कारण से आप वंचित होंगे। उसमें 62 का 5 बताता है कि आप अगर जेल में हैं या निर्वासन का दंड मिला है तब आपको मतदान का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। इधर आप बहुत फिर से चर्चा में देख रहे हैं, लगता है कि आए दिन न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा, टीवी चैनल पे देखने को मिलेगा और सोशल मीडिया पे मिलेगा। क्या? तो देखते हैं पुरानी पेंशन स्कीम, ठीक है, और इसके साथ आप पढ़ते होंगे नई पेंशन स्कीम, एनपीएस। एनपीएस है ये ऑप्स, ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है। ये देखने को मिल रहा है। आप देखते होंगे हमेशा लगभग रोज चर्चा में है, सोशल मीडिया में हो, फेसबुक पे हो या न्यूज़पेपर पे हो, ये लगभग रोज आ रहा है। देखिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल के ही बता सकते हैं और चैट से ही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको बोलना हो तो आप बताएंगे, कोई चीजें अगर उसका कन्फ्यूजन में रहेगा तो हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक, देखें तो पुरानी पेंशन स्कीम का सभी लोग अभी डिमांड कर रहे हैं। अभी हाल में हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ था और लगातार आ रहा था कि कांग्रेस की पार्टी ने ऑप्स का वादा किया पुरानी पेंशन का, और एक बड़ा कारण रहा भाजपा के हार का, ठीक है। बहुत सारे स्टेट में इस तरह की बातें आ रही हैं सामने, और लगभग सभी स्टेट के जो कर्मचारी हैं नए, वो ऑप्स की डिमांड कर रहे हैं। तो हम लोग जाने कि है क्या, अब एग्जाम में जरूर पूछा जाना चाहिए। तो पुराना पेंशन जो स्कीम था, इसमें होता क्या था कि किसी कर्मचारी को जो अंतिम वेतन मिलेगा, ठीक है, किसी कर्मचारी के द्वारा अंतिम आहरित वेतन जो है, जो वेतन वो प्राप्त करेगा, अंतिम आहरित वेतन जो होगा, ठीक है, किसी कर्मचारी का,
उसका लगभग ये 50% पेंशन तय होता था। ठीक है, उसका जो 50% पेंशन, अंतिम वेतन का 50% उसको पेंशन के रूप में तय होता था। और दूसरा एक इसको लाभ ये है पुराने पेंशन वाले में कि जो अब महंगाई भत्ता केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो ही बढ़ाती है महंगाई भत्ता, लगभग प्रत्येक साल आप देखते होंगे महंगाई भत्ता 2% 4% बढ़ाने का घोषणा होता है। ठीक है, तो जो महंगाई भत्ता बढ़ता है वो क्या है, इसका लाभ सरकारी सेवक की तरह पेंशनर को भी मिलता है। सरकारी सेवक के लिए जो महंगाई भत्ता में वृद्धि होगी, सरकारी सेवक के लिए महंगाई भत्ता में प्रति वर्ष या जब भी वृद्धि हो, वर्ष में 2 बार भी सरकार करते तब भी प्रति वर्ष जो भी वृद्धि होती है उसका लाभ किसको मिलेगा, पेंशनर को भी मिलेगा। क्लियर है? तो ये पुरानी पेंशन व्यवस्था में ये व्यवस्था है कि लगभग आधा वेतन, अंतिम वेतन का उनको पेंशन के रूप में तय होता है, और जो महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है सरकारी सेवकों को वो बिल्कुल उसी तरह पेंशनर को भी मिलेगा। ठीक है, अब सरकार को लगा कि मेरे ऊपर एक बड़ा राजकोषीय ये बोझ पड़ रहा है, इतना राशि पेंशन में जा रहा है, तो उसने क्या किया कि इस स्कीम को बंद कर दिया। अब इसके जगह पे एक नया स्कीम आया। ठीक है, अब आपके पास आ गया है एनपीएस। तो सबसे पहला अगर कंसेप्ट पूछा तो आप ये बता देंगे ओपीएस है क्या। अब एक एनपीएस, तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया कि एनपीएस कब लागू हुआ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, एनपीएस कब से लागू है, आपको बिल्कुल जानना चाहिए कि ये 1 अप्रैल 2004 से सभी कर्मचारियों पर लागू है, चाहे वो केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के हों। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों पे लागू है एनपीएस। सशस्त्र बलों को छोड़ के, आर्म्ड फोर्सेस को छोड़ के एनपीएस लागू है। क्लियर? अब देखिए कि एनपीएस है क्या। तो एनपीएस को बोला जाता है कि ये सहभागी पेंशन योजना है। ये क्या है? ये सहभागी पेंशन योजना है। ठीक है, इसमें सरकार ने ये प्रावधान किया प्रारंभ में कि भाई आपको जो वेतन मिल रहा है उसका वेतन और महंगाई भत्ता जो मिल रहा है उसका 10% प्रत्येक कर्मी को क्या करना पड़ेगा, अनिवार्य रूप से कटवाना होगा, कटौती होगी। ठीक है, अनिवार्य रूप से क्या होना है, कटौती होना है 10% का। ठीक है, और 10% क्या होगा, सरकार अपने तरफ से देगी। सरकार क्या करेगी, एड ऑन कर देगी, इसमें प्लस कर देगी। ठीक है, ये आपका पर मंथ जमा होते जाएगा। जब आप रिटायर करेंगे तब क्या होगा, ये जो भी पैसा है इसका 60% पैसा आपको मिल जाएगा, ये कर मुक्त होगा। जो पैसा जमा होगा उसका क्या होगा, 60% कर मुक्त मनी आपको मिल गया। 40% पैसा ये आपको नहीं मिलेगा, बल्कि क्या होगा, ये वार्षिकी में निवेश होगा, इस पर टैक्स भी लगेगा। ये सरकार निवेश करेगी, इस पर टैक्स भी लगेगा। ठीक है, वार्षिकी में निवेश होगा, इसके लाभ आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो पैसा सरकार ले रही है 10% आपसे ले रही है, 10% अपना दे रही है, इसका करेगी क्या, इसका करेगी क्या, तो इसके लिए इसने एक एजेंसी बना रखा है। इसका नियामक एजेंसी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। क्लियर है? अब सरकार जो पैसा ले रही है तो एनपीएस के संचालन के लिए इसने क्या किया, एक प्राधिकरण बना दिया, नाम रख दिया पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। ये क्या करेगा, इस पैसे का निवेश करता है मार्केट में। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये पैसा 10% आपने दिया और सरकार ने दिया और वो एक जगह पर रखा हुआ है और आपको रिटायरमेंट के बाद मिल गया, ऐसा नहीं होगा। क्या हो रहा है, इसको निवेश कर रही है सरकार, इस पूरे 20% पैसा का निवेश इसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इस निवेश के बाद जो भी पैसा आपका रहेगा, ठीक है, जितना बढ़े या घटे, अब क्या होगा, एक तरह से बाजार जोखिम पे आधारित है। अगर ये बढ़ा तो जितना पैसा आपके रिटायरमेंट के समय होगा उसका 60% देगा, बाजार पर आधारित है। अगर कम होगा तो जितना भी पैसा बचेगा उसका 60% देगा। ठीक है, और 40% को सरकार रखे रहेगी, ये नहीं देगी, बल्कि इसका फिर निवेश करेगी और वार्षिकी निवेश है जिस पर टैक्स भी लगेगा और इसके लाभ आपको प्राप्त होंगे, निवेश से जो लाभ होना होगा वो देगी, लेकिन एक मुश्त आप 60% निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एनपीएस है।
तो एनपीएस क्या है, अगर ये डिटेल पूछना चाहेगा तो आप ये दिमाग में रखिएगा कि सहभागी पेंशन योजना है, 10% है, इसमें एक संशोधन भी हो गया, आप इसको भी देख लीजिए। 2019 में 10% की जो सहयोग राशि थी, 2019 में संशोधन करके क्या कर दिया गया, इसको 14% कर दिया गया। ठीक है, 2019 में ये जो हिस्सा है कर्मी का, वो 14% हो गया। अब सरकार भी 14% देगी। जितना कर्मी का कट रहा है उतना सरकार अपने तरफ से एड ऑन कर रही है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सहभागी पेंशन योजना। ठीक है, अभी इसमें मिनिमम है, अभी वर्तमान में कि मिनिमम 9,000 और मैक्सिमम 62,000 तक पेंशन प्राप्त हो सकता है। लेकिन आप भी समझ सकते हैं जो पिछली पेंशन स्कीम थी उसके तुलना में ये जो पेंशन वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनका मानना है कि बहुत कम राशि प्राप्त हो रही है। ठीक है, दूसरा इसमें कोई गारंटी नहीं है भविष्य की कि महंगाई बढ़ते जाएगा और हमको अब उसका लाभ नहीं प्राप्त होगा। जो पहले महंगाई भत्ता बढ़ती वृद्धि होती थी तो उनको ही मिलता था, इससे लगातार ओपीएस का डिमांड जारी है। ठीक है, इतना आप कंसेप्ट समझ गए तो एक मुख्य परीक्षा के लिए भी एक अवधारणा बेस्ड क्वेश्चन आपके दिमाग में बनेगा। अगर आप जरूरत पड़ती है पेटी का फिर से मेन के लिए इसको समझते हैं तो हम लोग डिटेल से समझेंगे कि एनपीएस के क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकता है। कुछ बातें जो हम लोग चर्चा करते हैं उसमें छुपी रहती है, उसका भी आप अनुमान लगा सकते हैं। अभी चूंकि प्रीलिम्स के पर्पज से हम लोग देख रहे हैं इसलिए उतना अंदर भी इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, इसमें पीटी जानकारी के ख्याल से इसको ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए इसके बाद हम लोग को नया देखना है फिर से। अब देखिए जो भी चुनाव होते हैं, बीच बीच में चुनाव किसी किसी स्टेट का होते रह रहा है। ठीक ना, अभी पिछले 6 महीने साल भर में जो भी चुनाव हुए हैं, लोकसभा के उपचुनाव, लोकसभा का उपचुनाव होगा तो क्या होगा, उपचुनाव हुआ होगा, और राज्य विधानसभा का चुनाव, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ कहाँ हो रहा है। जैसे कि नवंबर दिसंबर में जो हुआ, इसको हम लोग देखें, 2 स्टेट में चुनाव हुआ नवंबर दिसंबर में, एक गुजरात में हुआ, दूसरा हिमाचल प्रदेश में हुआ। ठीक है, रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। गुजरात में चुनाव हुआ तो क्या हुआ, गुजरात चुनाव और हिमाचल के चुनाव का रिजल्ट पता है? अगर पता है तो आप बताएंगे। गुजरात में अभी आम चुनाव हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, दोनों के रिजल्ट क्या है ऐसा हम लोग के पास? क्या गुजरात में बीजेपी? हाँ ठीक है, जो आप बताना चाहते हैं ठीक है। गुजरात में हम लोग का हाँ भारतीय जनता पार्टी, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आई। चलिए ठीक है, गुजरात में बीजेपी जीता और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीते। तो गुजरात में जो भाजपा जीती है, यहाँ पे एक आपके लिए करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ठीक है, क्या है कि भाजपा की सरकार यहाँ पर लगातार कितने भी बार बनने जा रही है, लगातार कितनी जीत है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बन रही है, ये लगातार कितनी जीत है इनकी? दूसरी बार आई, तीसरी बार आई, चौथी बार आई, पांचवी बार आई, छठी बार आई, सातवीं बार आई, आठवीं बार आई, नौवीं बार आई, कितनी बार में आई है? 5वीं सर। 5-6 बोलने से नहीं होगा, 7वीं बार आई। ठीक ना, गुजरात में ये चुनाव हुआ और 7वीं बार आई है। ठीक है, 1 मिनट लाइन पर रहिएगा आप। मत समझा, ठीक ना। तो ये आप समझ गए होंगे कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है कि जब 7वीं बार आ रहा है कोई भी आदमी, तो क्या गया फिर से करंट अफेयर्स का एक प्रश्न ये भी बन गया, ठीक ना, कि गुजरात में लगातार 7वीं बार भाजपा की सरकार बनी, मुख्यमंत्री कौन हो गए? सीधा सा नाम जाना चाहिए दिमाग में, मुख्यमंत्री कौन हुआ? अब मुख्यमंत्री राज्यपाल के नाम बहुत बार पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों के बीपीएससी में थोड़ा कम पूछता है, दूसरे एग्जाम में ज्यादा पूछता है। देखेंगे न्यायिक सेवा वाले में, एसएससी वाले में तुरंत पूछता है लोग। ठीक है, जो पहले थे वही भाजपा ने जीती नहीं क्या? भूपेंद्र पटेल। ठीक है, भूपेंद्र पटेल पहले थे, उन्हीं को भाजपा ने दोबारा मुख्यमंत्री बनाया, भूपेंद्र पटेल को ही। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल आपको पता होगा कौन
शपथ ग्रहण कराता है? तो राज्यपाल कराएंगे, इसलिए राज्यपाल का नाम जानेंगे, आचार्य देवव्रत हैं, देवव्रत, ठीक है। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं और भूपेंद्र पटेल दोबारा यहाँ पे क्या बने, मुख्यमंत्री बने। क्लियर हो गया। इसी तरह हिमाचल, तो हिमाचल का एक सीधा सा ट्रेंड रहा है 1985 से देख रहे हैं हम लोग कि एक ट्रेंड है कि एक बार एक पार्टी, उसके अगले बार दूसरी पार्टी, ठीक है। एक पार्टी लगातार 2 बार वहां नहीं जीत पाई, 1985 से आज तक का वहां का रिकॉर्ड है कि एक पार्टी लगातार 2 बार नहीं आई। गुजरात में आप देख रहे हैं ना, एक पार्टी लगातार 7वीं बार। हिमाचल में ऐसा नहीं है, हिमाचल में प्रत्येक बार लोग सत्ता में परिवर्तन कर देता है। भाजपा था, इस बार कांग्रेस की सरकार आई, ठीक है। और कांग्रेस ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को, सुखविंदर सिंह सुक्खू ये सीएम है, ठीक है। सुखविंदर सिंह सीएम हो गए, वहां पे राजेंद्र विश्वनाथ जो है राज्यपाल थे। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर क्या थे, राज्यपाल हैं, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई, ठीक है। तो सामान्य रूप से जहां चुनाव होगा वहां का मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो जरूर जानने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। बाकी ठीक है, पूरे 38 का जानना चाहिए, पूछे नहीं पूछे हम लोग मतलब जो तैयारी कर रहे हैं बड़े एग्जाम की, छोटी सी एग्जाम की, तो ये तो एक साधारण सा प्रश्न, एकदम बेस प्रश्न है ये, ठीक है। और हम देखते हैं जुडिशरी वालों लोग से इस बेस प्रश्न क्वेश्चन 2, 3, 4 रहता है। अगर आप न्यायिक सेवा देंगे या एपीओ का क्वेश्चन देखेंगे तो 2-3 क्वेश्चन इससे वो लोग पूछता है, राजधानी राज्यपाल, अभी आज तक वो लोग पूछ ही रहा है, ठीक ना। अब देखिए ये जो चुनाव हुआ गुजरात, इससे एक और बड़ा चेंज हुआ। क्या चेंज आया, आप पार्टी में चेंज आया, ठीक है। आप पार्टी आप जानते हैं कौन पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी में क्या चेंज आ गया गुजरात चुनाव से, तो बता पाएंगे? राष्ट्रीय दल का मान्यता मिल गया सर। हाँ वेरी गुड, ये सही आपका जवाब है, राष्ट्रीय दल का मान्यता मिल गया। आम आदमी पार्टी को क्या हो गया, राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त हुआ, कब, गुजरात चुनाव के बाद। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। अब तुरंत क्वेश्चन आ गया कि अभी भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं, कितने राष्ट्रीय दल हैं जी? 5 नहीं, 5 नहीं है, 5 नहीं है, 9। हमारे यहाँ अभी राष्ट्रीय दलों की संख्या 9 है। आप समझिए कि आप लोगों को मतलब छोटा छोटा चाहिए, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़िए, नहीं तो बीपीएससी करना चाहे कोई भी एग्जाम पास करना थोड़ा मुश्किल होने लगेगा। राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है, 9 है। पहले 8 थी, गुजरात चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल के पात्र हो गई, इसलिए हमारे यहाँ संख्या हो गई 9, ठीक है, ठीक ना। अब जैसे ये बातें आपके पास आई हैं तो आपको समझना चाहिए कि ये राष्ट्रीय दल के लिए क्या शर्त है जी। कोई दल राष्ट्रीय दल होगा, गुजरात चुनाव के बाद ये बन गया, क्या है, गुजरात चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल बन गए, क्यों? 2 से अधिक राज्यों में 6% वोट चाहिए सर, कुल वैध वोटों का 6% वोट चाहिए सर, कुल वैध। कम से कम 4 राज्य में क्या चाहिए इसको, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा चाहिए। राष्ट्रीय पार्टी कौन बन सकता है, वही पार्टी बन सकता है जो कम से कम 4 राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी हो। पहले से 4 राज्य में आप रहिएगा तभी बनिएगा। अगर एक राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी है, 2 राज्य में है, 3 राज्य में है तो नहीं बनिएगा। 4 राज्य में हो जाइएगा तब आपको राष्ट्रीय दल मान लिया जाएगा। इसके पहले से ये दिल्ली, पंजाब और गोवा, ये 3 स्टेट में पहले से राज्य स्तरीय पार्टी थी। आम आदमी पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी 3 स्टेट में थी, दिल्ली में, पंजाब में, गोवा में। गुजरात में बन गई राज्य स्तरीय पार्टी। कैसे बन गई कि गुजरात चुनाव में इनको वोट आ गया, ये आप ठीक बोल रहे हैं कि 6% आना चाहिए, इसको 12% वोट आ गया, लगभग 13%, 12.9 वोट आ गया था गुजरात चुनाव में, इसको 12% से ज्यादा प्लस वोट आ गया। तो ये गुजरात में भी क्या हो गई, राज्य स्तरीय पार्टी बन गई, तो वहां पात्रता हो गई, तो चौथा राज्य इसका हो गया गुजरात। जैसे गुजरात हो गया तो इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो गया, राष्ट्रीय पार्टी हो गया। तो राष्ट्रीय पार्टी के लिए हमारा शर्त है वही कि कम से कम 4 राज्य में आपको राज्य स्तरीय पार्टी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा शर्त है कि कम से कम लोकसभा का 2% सीट आपको जीतना चाहिए। लोकसभा में जो टोटल सीट है हमारा 545, उसका 2% मिनिमम अगर आप जीतेंगे, ठीक है, एमपी, तब आप बन जाएंगे। लेकिन एक ही राज्य से जीत जाएंगे तब नहीं बनेंगे, ठीक है। दूसरा क्या शर्त है कि 2% सीट, 545 का 2% करेंगे तो 11 के आसपास आएगा,
ठीक है, 11 ही आएगा। तो 11 सीट जो अब जीत जाएगा कोई भी पार्टी तो बन जाएगा राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन एक राज्य से जीतेगा 11, एक राज्य से 15 जीत गया तो जेडीयू भी जीत जाता है, तो राष्ट्रीय पार्टी होगा नहीं है। ठीक है, ये कम से कम 3 राज्य मिला के ऐसा होना चाहिए। अगर लोकसभा में 2% वाला सीट देखेंगे हम लोग, 11 सीट कम से कम जीता है कि नहीं जीता है, तब ये शर्त देखा जाएगा कि उस पार्टी ने जो सीटें प्राप्त की हैं वो कम से कम 3 राज्य से मिला के होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कम से कम 3 राज्य में जीता हो, किसी राज्य में 1 जीता, किसी में 1 जीता, किसी में 10 जीता, तब भी बन जाएगा। 3 राज्य का सहभागिता हो गया ना, लेकिन केवल एक ही राज्य में या 2 राज्य में लाके एक में 6 जीता, एक में 6 जीता, बनेगा नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? तो 2 शर्तें इसकी एकदम स्पष्ट समझ लीजिए, कम से कम 4 राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होगा, और फिर 2% सीट या तो ला रहा होगा लोकसभा चुनाव में, लेकिन उसकी शर्त क्या होगी, कम से कम 3 राज्यों से ये सीटें निकल के आनी चाहिए। ठीक है, तभी वो बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है आपके पास राष्ट्रीय पार्टी के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, हमेशा से पूछा जाता है क्वेश्चन में, देखिएगा तो पीटी मेन दोनों का प्रश्न है ये। हमने आपसे कह दिया क्या कि पहले से ऑलरेडी 8 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी है, ये बताया गया आपको। आपको जानना चाहिए कौन कौन, जैसे है कौन, भाजपा, कांग्रेस, आपको पता है भाजपा कांग्रेस दो में तो कोई भी बात नहीं है किसी के दिमाग में। तीसरा समझिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, ये राष्ट्रवादी राष्ट्रीय दल है सीपीआई। हम लोग जो इतनी राष्ट्रीय पार्टी है कम से कम उसका चुनाव चिन्ह जरूर ध्यान में रखते हैं। ठीक है, सीपीआई का क्या चुनाव चिन्ह, सीपीआई का चुनाव चिन्ह 2 पार्टी है इनकी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई और सीपीएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, 2 पार्टियां हैं और दोनों राष्ट्रीय पार्टी है। विक्रम में तो खूब ही लोग धरना प्रदर्शन करता है, तब भी नहीं जानते हैं। हंसिया बाली, ठीक है, हंसिया बाली है किसका, सीपीआई का, और सीपीएम का हथौड़ा हंसिया तारा, ये सीपीएम वाले में हथौड़ा है, ठीक है, और हंसिया है और तारा है, 3 इनमें है, और हंसिया बाली है सीपीआई में। ठीक है, और सीपीएम में हथौड़ा हंसिया तारा है। अब क्वेश्चन में देखिएगा आपसे नेशनल पार्टी या क्षत्रिय पार्टी का कुछ जो महत्वपूर्ण उनका चुनाव चिन्ह पूछा जाता है। ठीक है, जैसे एक पार्टी एनसीपी, इसका चुनाव चिन्ह एग्जाम में पूछा हुआ है, एनसीपी का चुनाव चिन्ह बीपीएससी में पूछ रखा है। एनसीपी का क्या चुनाव चिन्ह है जी, बहुत महत्वपूर्ण अभी चला, एनसीपी घड़ी, कहाँ की पार्टी एनसीपी है, तो महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र की है, शरद पवार की पार्टी अभी इतना चर्चा में है, आप सबको पता है, शरद पवार से अजीत पवार ने बगावत किया, सभी जगह चर्चा में चल रहा है। ठीक ना, तो आपके पास ये चर्चा में है अभी। ठीक है, तो इनका घड़ी है एनसीपी का, एनसीपी का घड़ी। इसी तरह से फिर आप लोगों को ध्यान रखेंगे बीएसपी भी राष्ट्रीय पार्टी हमारी है, बीएसपी, इसका सबको पता होगा, इसका चुनाव चिन्ह हाथी है। ठीक है, बीएसपी जो आपका बहुजन समाज पार्टी है, मायावती की जो पार्टी है, उसका चुनाव चिन्ह हाथी है। तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, इसका भी चुनाव चिन्ह आप देखते होंगे। ठीक है, 2 पत्ते की तरह का एक डिजाइन है, जो या तो 2 पत्ता का डिजाइन आप देखते होंगे वही है। ठीक है, और नेशनल पीपुल पार्टी एनपीपी है, ये है एक राष्ट्रीय पार्टी। हाँ, कौन, पुस्तक, हाँ नेशनल पीपुल पार्टी का पुस्तक, ऐसा ही है, नेशनल पीपुल पार्टी का पुस्तक है। ठीक है, आम आदमी पार्टी जो अभी नया बना, आम आदमी पार्टी का क्या है जी, झाड़ू सर। ठीक, ठीक है, आप लोग मतलब जो बोलते होंगे ना, हाँ, तो बोलने के बाद आपको माइक्रोफोन अपना बंद कर देना पड़ेगा, नहीं तो आवाज थोड़ा डिस्टर्ब होगा, गूंजेगा। ठीक ना, जो उधर से अगर कुछ बोलते हैं, हम लोग बात करते हैं, तो बोलने के बाद तुरंत उसको फिर बंद कर दिया कहिए। ठीक है, ठीक, चलिए ठीक, हम लोग 9 का एक बार चुनाव चिन्ह भी देख लिए हैं, चुनाव चिन्ह को भी ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चूंकि एग्जाम में ये चुनाव चिन्ह आपसे पूछा जाता है। अब हम लोग को ये समझना चाहिए कि कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, ठीक है, तो उसको क्या लाभ हो सकता है। एक सिंपल सा पीटी में ऐसे ही प्रश्न आपसे आएंगे कि राष्ट्रीय पार्टी को क्या लाभ है, मतलब राष्ट्रीय पार्टी होगा तो उसको क्या लाभ हो सकता है। ठीक है सर, उसका राष्ट्रीय चुनाव पार्टी चिन्ह जो होता है, सर जो उसका चुनाव चिन्ह है वो दूसरा पार्टी को अलॉट नहीं होगा। ठीक, देखिए पहला तो है कि चुनाव चिन्ह अब उसका क्या है
कि पूरे भारत में उसी का रहेगा, ठीक है। और नहीं तो जब आप राष्ट्रीय पार्टी नहीं थे तो झाड़ू मान लीजिए मेरा राष्ट्रीय चिन्ह था, कहाँ का भाई, तो आपका था, लेकिन ये 3 ही राज्य में था। अगर वो बिहार में चुनाव लड़ने आता तो जरूरी नहीं है कि उसको झाड़ू मिल जाए, उसको दूसरा चुनाव चिन्ह भी मिल जाएगा, ठीक ना। लेकिन अब क्या है, अब वो पूरे भारत में कहीं भी लड़ेगा तो उसका चुनाव चिन्ह एक ही होगा। राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह पूरे भारत में एक ही होता है, ठीक है। दूसरा, जो हम लोग ईवीएम में वोट देते हैं, ईवीएम में आप मतदान दे करेंगे ना, तो मान लीजिए कोई किसी चुनाव में 5 आदमी खड़ा हो गया, ठीक है, तो किसका नाम 1 नंबर पर रहेगा, किसका 2 नंबर पर रहेगा, किसका 3 नंबर पे, किसका 4 नंबर पे, किसका 5 नंबर पे, ये तय होता होगा, कोई नियम होगा इसका, होगा ना। देखिए पंचायत चुनाव में क्या होता है, पार्टी बेसिस का चुनाव नहीं है बिहार में, तो वहां हम लोग जो नाम तय करते हैं वो शब्द के हिसाब से, अक्षर के हिसाब से करते हैं। जिसका अल्फाबेट स्वर वर्ग में आ से नाम है वो पहले आता है, ठीक है। उसके बाद जो अल्फाबेट में नाम है हिंदी के आ वाले में, उसका नाम बाद में हम लोग लिखते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होगा, यहाँ राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार पहले रहेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय पार्टी का मान लीजिए भाजपा और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टी है, आप भी राष्ट्रीय पार्टी होगी, इसका जो कैंडिडेट होगा वही 1, 2, 3 तक में होगा, ठीक है। वहां पे फॉर्मूला चलेगा फिर शब्द के नाम वाला, उस फॉर्मूला के तहत से हम लोग यहाँ पे 1, 2, 3 में बैठा देंगे। उसके बाद कौन होगा, राज्य स्तरीय पार्टी का नाम होता है ईवीएम में जो होगा ना, तब इसके बाद राज्य स्तरीय वाले का नाम होगा। जब इससे कोटा भर गया तब निर्दलीय का नाम होगा, निर्दलीय या जिसको मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल नहीं है, बाहर का पार्टी है, बिहार में राज्य स्तरीय दल नहीं है, उसका नाम होगा। उसका होगा पहले फिर ये मान्यता प्राप्त जो दूसरे दल हैं उसका नाम होगा, उसके बाद क्रम में जाएंगे तब निर्दलीय का नाम होगा। क्लियर है। तो ईवीएम में ऐसे साफ सिंपल सा क्वेश्चन, साधारण सा ऐसे भी हो सकता है। मान लिया ऐसे नहीं पूछा उसने, ऐसे साधारण सा पूछा कि लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा चुनाव में जो ईवीएम मशीन है उसमें 1 नंबर पे जो नाम, हम लोग नाम तो क्रम जो तय करते हैं उसका आधार होता है, तो वर्णाक्रम आधार होगा, ठीक है। दूसरा आधार क्या दे सकता है, नॉमिनेशन का तिथि आधार होगा, कौन नॉमिनेशन जो पहले करेगा उसका पहले होगा। फिर आधार क्या दे सकता हो, दे सकता है राष्ट्रीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी के आधार पर किया जाता है। इसी तरह से फिर हम लोग देखें यहाँ पे जितनी राज्य स्तरीय पार्टी है उसको 20 स्टार प्रचारक की अनुमति है, ठीक ना। कितना स्टार प्रचारक रखेगा, 20। राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी कितना रखेगा, 40। जो नेशनल लेवल की पार्टी वो 40 स्टार प्रचारक रख सकती है और राज्य स्तरीय 20 रख सकता है, ठीक है। अब आप समझिए कि जानने का ये प्रयास कीजिए करंट अफेयर्स में कि क्या अंतर पड़ता है, 20 रखे 40 रखे, कोई अंतर पड़ता है। स्टार प्रचारक का क्या लाभ नुकसान है, कुछ है ध्यान में। जी सर, स्टार प्रचारक रहेगा तो जनता ज्यादा अंदर जानेगा। चलिए देखिए उसके वो तो चीज आप समझ रहे हैं, वो अलग बात है कि जनता ज्यादा जानेगा। स्टार प्रचारक का मतलब सिर्फ फिल्मी दुनिया का हीरो हीरोइन आप मत मान लीजिए, वहां के अभिनेत्री नहीं है, अभिनेता अभिनेत्री, वो किसी को भी स्टार प्रचारक बना सकता है। पब्लिसिटी देखिए, चुनाव में जो आचार संहिता लागू होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, पहला उम्मीदवार, दूसरा पार्टी। अब उम्मीदवार को बोला गया है कि 20 लाख तक आप खर्च करेंगे, बोला गया ना। अब पार्टी का अलग सीमा है, तो उसमें स्टार प्रचारक का खर्च नहीं शामिल है, समझ गए। वो अपना कर रहा है, स्टार प्रचारक आएगा वो पार्टी के फंड में गया, ठीक है। हाँ, पहला चीज ये हो गया। दूसरा, वो तो सामान्य सी बातें हैं, ज्यादा स्टार प्रचारक है ज्यादा लोग जनता पास पहुंच पाएगा, लेकिन एक बड़ा लाभ ये है कि वो पार्टी के मत से हो जाता है। स्टार प्रचारक की व्यवस्था पार्टी करती है और बाकी उम्मीदवार अपना खर्च करता है, ठीक ना। एक बड़ा लाभ है। इसी तरह इसको लाभ मिलते हैं कि राजधानी में, मतलब देश की राजधानी में उसको कार्यालय के लिए जगह मिल जाएगा। फिर जो वोटर लिस्ट होते हैं सबको, इन लोगों पार्टी वाले को क्या करना पड़ता है, निःशुल्क मिलता है चुनाव आयोग की तरफ से। अगर आप नेशनल पार्टी हैं तब सभी स्टेट का मिलेगा निःशुल्क, अन्यथा आपको पैसा दे के लेना पड़ता है, ठीक है। और अंतिम रूप से एक फायदा यह है कि रेडियो टेलीविजन पे आप देखते होंगे, दूरदर्शन पे, रेडियो पे प्रचार आता है, समय आवंटन होता है सरकार के द्वारा कि आधा घंटा 15 मिनट सब पार्टी बोलेगा। तो किसको समय मिलता है, राष्ट्रीय पार्टी को ही समय मिलता है,
ठीक है। नेशनल पार्टी के जो लोग हैं उनको अपनी बात रखने का रेडियो पे और टीवी पे समय मिलता है सरकार की तरफ से, ठीक है, ये उसको लाभ प्राप्त होने, ठीक है। इसके आगे देखें, देखिए ये जो खंड हम लोग पढ़ रहे हैं इसका जो टाइटल है राज्य व्यवस्था, इसमें आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा। राज्य व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों एक साथ हम लोग देखेंगे। प्रशासनिक भी जो डिसीजन होगा हम लोग इसी खंड में देखेंगे उसको, ठीक ना। अब दो चीजें और हम लोग इसको जल्दी से देख ले, 9:15 हो गया है। मेरा प्रयास आपके साथ होगा, क्लास कोशिश करेंगे नियमित रूप से हो, लेकिन क्लासेस 45 मिनट से ज्यादा नहीं हो पाएगा। 8:30 में हम भी प्रयास करेंगे टाइम से जुटने का, आप भी प्रयास कीजिए 8:30 में टाइम से जुड़ जाने का, और 9:15 से 9:20 में इसको हम बंद करेंगे, ठीक ना। 45 मिनट भी आप रोज हमसे अगर देख पाएंगे करंट अफेयर सप्ताह में 4 से 5 दिन भी, तब भी आपका आने वाले 15 से 20 दिन में सारा चीज तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। खैर देखिए आगे, अभी राष्ट्रीय स्तर के 3 संस्थान, राष्ट्रीय स्तर के 3 संस्थान की घोषणा हुई थी, उसको हम लोग देखेंगे। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, क्या नाम रखा है, क्या है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। ये कहाँ खुल रहा है, कहाँ बनेगा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक संस्थान जो है, ये कहाँ होना है, पणजी गोवा। आयुर्वेदिक संस्थान पणजी गोवा में घोषणा किया गया बनाने का। इसी तरह राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, राष्ट्रीय यूनानी, ठीक है, जोड़ लीजिएगा, यूनानी चिकित्सा, आयुर्वेद पणजी गोवा में। यूनानी चिकित्सा के लिए संस्थान होगा NIUM गाजियाबाद में, ठीक है। और होम्योपैथिक लास्ट हो गया आपका राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान ये हो गया नई दिल्ली, ठीक है। देखिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान पणजी गोवा में, यूनानी चिकित्सा पे गाजियाबाद में, और होम्योपैथी पे कहा, नई दिल्ली में, ठीक है। ये 3 इंफॉर्मेशन है, सीधा इसको याद रखना पड़ेगा आपको। एक नया घटनाक्रम आप देखे होंगे अगर मैगजीन्स में, तो अंडमान निकोबार में बहुत सारे निर्जन द्वीप हैं, ठीक ना। अंडमान निकोबार में बहुत सारे निर्जन द्वीप हैं। निर्जन द्वीप का मतलब वैसे द्वीप जहां आबादी नहीं है, कोई रहता नहीं, ठीक है। तो ऐसे 21 द्वीप, ऐसे द्वीप निर्जन मतलब जहां लोग नहीं रहते, इसका नामांकन किसके नाम पे करने का निर्णय लिया गया है। इसका कुछ ना कुछ नाम पहले से रखा हुआ है सबका, जैसे INAN 370 एक द्वीप का नाम था, INAN द्वीप 370 ये नाम था, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे द्वीप यहाँ पे हैं जो निर्जन हैं। तो इन निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखने का निर्णय हुआ। पहला क्वेश्चन आपका क्या बन गया, ये सब जो निर्जन द्वीप हैं इसका नाम किसके आधार पर रखा गया है, परमवीर चक्र जो विजेता हैं उनके नाम पे नाम रख दिया गया, इनका नाम चेंज कर दिया गया। चेंज हुआ तो INN 370 का नाम बदल गया। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया सोमनाथ द्वीप, ठीक है। तो सोमनाथ शर्मा थे, इनको परमवीर चक्र मिला था, पहला परमवीर चक्र मिला सोमनाथ शर्मा को, ठीक है। मेजर सोमनाथ शर्मा को बड़गाम युद्ध में मेजर शहीद हुए थे, इसलिए इनको परमवीर चक्र दिया गया था, ठीक है। इनके नाम पे सोमनाथ शर्मा के नाम पे हो गया सोमनाथ द्वीप। किसका नाम हो गया, INA 370 का। देखिए अब 21 में से 21 का नाम आप नहीं याद रखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानना चाहिए कि अंडमान निकोबार में जो निर्जन द्वीप थे उसका नाम महावीर चक्र विजेता, अशोक चक्र विजेता, परमवीर चक्र विजेता किसके नाम पे रखा गया, तो परमवीर चक्र विजेता के नाम पे रखा गया। क्लियर है, 1-2 कम से कम जानेंगे। तो INAN 370 जो द्वीप था इसका नाम हो गया सोमनाथ द्वीप, सोमनाथ शर्मा के नाम पे। इसी तरह INAN, ठीक है, INAN 308, 2 का भी कम से कम जानिए, 308 इसका नाम हो गया कैप्टन करम सिंह द्वीप। करम सिंह किसके नाम पे हुआ, करम सिंह के नाम पे, कैप्टन करम सिंह, इनको भी परमवीर चक्र मिला, इनके नाम पे करम सिंह द्वीप इसका नाम हो गया, ठीक है। तो ये निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र के नाम पे, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे किया गया। इसी तरह इसके पहले ही 2018 में ही वहां पे नाम बदलने का परंपरा शुरू हो गया था।
और वहां के 3 द्वीप, जैसे एक थे रास, क्या द्वीप है? रास है, एक है नील, एक द्वीप है आपका हेवलॉक। देखिए ये सब कैसे द्वीप हैं? रॉस द्वीप, नील द्वीप, हेवलॉक द्वीप। ये निर्जन नहीं है, ये बसे हुए द्वीप हैं। ठीक है, ये क्या है? ये बसे हुए द्वीप है। ठीक है, ये बसे हुए द्वीप हैं। 2018 में इसका नामकरण चेंज किया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? तो रॉस द्वीप का नाम कर दिया गया नेताजी के नाम पे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन नेताजी? हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे हो गया। ठीक है, और नील और हेवलॉक, नील क्या नाम हो गया? शहीद द्वीप। शहीद। ठीक है, हेवलॉक का स्वराज द्वीप। क्लियर है? ये शहीद द्वीप हो गया, ये स्वराज द्वीप हो गया। यहां तक आ गए आप करंट में। अब हम आपको पिछला इतिहास में ले जाएंगे। इसी में इतिहास में कहां ले जाएंगे कि ये शहीद स्वराज, ठीक है, नेताजी ने किसका नाम रखा था? नहीं, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने भी शहीद स्वराज नाम रखा था। कब? ये जब नेताजी पहुंचे वहां पे, जापान गए थे, आपको पता है, आपको पता है, ये जापान गए और जापान से फिर भारत में आए सेना लेकर के, यहाँ पे आगे बढ़े। जब ये लोग अंडमान तक पहुंचा, तो वहां जब पहुंचे 1943 में, ठीक है, 1943 30 दिसंबर, ये बहुत पूछता है एग्जाम में। 1943 में जब नेताजी अंडमान आए तो उन्होंने अंडमान निकोबार का क्या नाम रख दिया? अंडमान निकोबार का क्या नाम रखा? यही अंडमान का नाम हो गया शहीद और निकोबार का हो गया स्वराज। क्लियर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में अंडमान निकोबार का नाम बदल के शहीद स्वराज किया था। क्लियर? अभी 2018 में जो नाम बदला गया था उसमें क्या हुआ? इस रॉस द्वीप का नाम हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे, नील का नाम हो गया शहीद, हेवलॉक का नाम हो गया स्वराज। क्लियर है? तो ये पूरा एक बार ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे, ठीक ना? ठीक, नेक्स्ट है, देखिए अभी असम में, असम जो हम लोग का स्टेट है असम, यहाँ क्या चल रहा है? तो लोकसभा विधानसभा के सीटों का जो परिसीमन चल रहा है। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के सीट का परिसीमन का काम चल रहा है। परिसीमन, तो परिसीमन आपको पता है पूरे भारत का लगभग एक साथ होता है, ठीक ना? अभी यहाँ चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो परिसीमन हुआ वो जब हो रहा था हमारे यहाँ तो हुआ नहीं, कुछ राज्यों में नहीं हो पाया था, नॉर्थ ईस्ट के राज्य में। तो यहाँ पे परिसीमन का काम 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ हुआ है। तो सिंपल क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2023 अभी वर्तमान में परिसीमन लोकसभा और विधानसभा की सीटों के लिए वहां पे परिसीमन का काम चल रहा है। इसके लिए क्या आधार होगा? जनगणना, जनसंख्या के आधार पे होता है। तो 2001 के जनगणना के आधार पे ही परिसीमन का काम वहां पे चल रहा है। ठीक है, इतना से इनका जानकारी रखेंगे यहाँ।